ठीक है। और हिंदी भाषा से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको लिखते भी जाना, ठीक है। जो लिखते जाएंगे अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो सभी लोग आ चुके हैं, तो एक बार जल्दी से लाइक करो। और आज हम हिंदी भाषा से अपना जो चैप्टर है उसको अपन शुरुआत करते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो पिछली बार का पेपर 2018 का आपने देखा होगा, एक प्रश्न आया था कि भाषा शब्द किस धातु से बना है। भाषा, सबसे पहले तो हम भाषा जानते हैं, भाषा मतलब कोई भी भाषा, ठीक है। तो यहां पर एक पूछा जाता है कि भाषा शब्द किस धातु से बना है। भाषा शब्द किस धातु से बना है। अगर एक क्वेश्चन आपके लिए आ गया तो आप क्या बताओगे, जल्दी से बताइए। अगर आपसे पूछा गया कि भाषा शब्द किस धातु से बना है तो आप क्या बताओगे। तब आपको बताना है कि सर भाषा धातु बना है, भाषा शब्द जो बना है वो किस धातु से बना है, भास धातु से बना है, ठीक है। और भास भी कैसा लिखना, इस प्रकार से, भा सा और हलंत वाला, इस वाली धातु से। एक क्वेश्चन पिछली बार आया था एमपी टेट वर्ग 1 के एग्जाम में, ठीक है। तो अपन को याद रख लेना, भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कि बोलना, बताना या फिर व्यक्त वाणी, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद करना, बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। और विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती, कितनी, 3000। भाषा का सबसे प्राचीन रूप कहां पर मिलता है, ऋग्वेद संहिता में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा भाषा का सबसे प्राचीन रूप कहां मिलता है, क्या बताओगे। ऋग्वेद में मिलता है, क्योंकि 4 वेदों की संख्या कितनी है, 4, और 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, ठीक है। तो भाषा का सबसे प्राचीन रूप जो मिलता है वो काय में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद संहिता में मिलता है। इसको याद करेंगे, ठीक है। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, पाली। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है आपका। भारत की प्रथम देश भाषा, आपको पता है कि जो बौद्ध साहित्य लिखा गया वो काय में लिखा गया, पाली में। और पाली को ही भारत की प्रथम देश भाषा माना गया, जिसे पुरानी प्राकृत भी कहा जाता है। इसे पुरानी प्राकृत भी कहा जाता है, काय को, पाली को। तो यहां पर आपने 3 क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़े कि सर जो भाषा शब्द है भाष धातु से बना है, भाषा का सबसे प्राचीन रूप मिलता है ऋग्वेद संहिता में, और भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो क्या बताओगे, पाली। क्लियर इतना, बहुत बढ़िया। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 179 भाषा तथा 544 बोलियां जो है बोली जाती हैं। लिख लो इस फैक्ट को अगर लिखना है तो। भारत में कितनी, 179 भाषा और 544 बोलियां बोली जाती है, लेकिन किसके अनुसार, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। ये जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार अपन को याद रख लेना, कितनी, 179 भाषा और 544 बोलियां, ठीक है। भाषा की प्रथम एवं छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि। द्वितीय शब्द, और तृतीय जो है बड़ी इकाई कौन सी है, वाक्य है। तृतीय बड़ी इकाई कौन सी है, वाक्य। तो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि। ध्वनि याद रख लेना, ठीक है। अब ये ध्वनि कैसी है, मौखिक इकाई है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा, बताओ जल्दी से कमेंट में, है ना। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है। सार्थक, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, अर्थ साहित्य, है ना, सार्थक, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक अगर आए तो सार्थक इकाई कौन सी है, शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपके विकल्प में या तो ध्वनि दिया रहेगा या आपके विकल्प में दिया रहेगा क्या, वर्ण, ठीक है। तो ध्वनि कैसी है, मौखिक इकाई है। ध्वनि कैसी इकाई है, मौखिक इकाई। और अगर पूछा जाए कि लिखित इकाई कौन सी है, तो लिखित इकाई क्या बताओगे कि सर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण, और मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो शब्द है, ये याद रख लेना। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वाक्य है, ठीक है। तो यहां पर जितने भी 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, है ना, वो आपके लिए पढ़ लेना है, समझ गए। ध्वनि और वर्ण, ध्वनि क्या है, मौखिक, और लिखित क्या है, वर्ण, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना। मनुष्य की भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई, मौखिक रूप से हुई है ना। जो भाषा की उत्पत्ति हुई, ऐसा तो नहीं है कि पहले मनुष्य ने लिखना सीखा हो बाद में बोलना सीखा हो, ऐसा तो नहीं है। पहले मनुष्य ने क्या है, बोलना सीखा, फिर लिखना सीखा।
तो मनुष्य की जो भाषा की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है? मौखिक के रूप से हुई है। ठीक है। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया? एक क्वेश्चन आया था पिछली बार एमपी टेट में और कई लोगों ने उत्तर लगा दिया था ग्रियर्सन ने, है ना। लेकिन आपको नोट्स कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि भाषा सबसे पहले 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया? लिख लेना अगर लिख रहे हो तो। किसने किया है? हॉर्नले महोदय ने किया है। ठीक है। आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? हॉर्नले ने किया है। ठीक है। बोली एक छोटी से क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली जो है भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। कैसे क्षेत्र में? एक छोटे से क्षेत्र में। एक छोटे से क्षेत्र में अगर कोई बोली बोली जा रही है, कोई भाषा बोली जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बोली कहेंगे, जिसमें साहित्य की रचना नहीं होती, जिसमें साहित्य की रचना नहीं होती। ठीक है। तो अभी तक अपन ने यहां तक ऊपर से देखा तो 4-5 जो क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। भाषा शब्द किस धातु से बना? भाष धातु से। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, ये हो गया। उसके बाद भाषा की सबसे प्राचीन रूप कहां मिलता है? ऋग्वेद संहिता में मिलता है। ठीक है। फिर भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली है। ठीक है। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 179 भाषा और 544 बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है। ये याद रख लेना, किसके अनुसार? ग्रियर्सन के अनुसार। फिर उसके बाद अपन ने सीखा कि सर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि। और लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो या तो ऑप्शन में आपको ध्वनि मिलेगा या फिर वर्ण मिलेगा। दोनों में से एक आपको मिलेगा, तो एक आपको लगा देना। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी? सार्थक। तो सार्थक इकाई कौन सी है? शब्द। और बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य। ठीक है। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट वो ए वाला है कि सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्गीकरण किया है किसने? हॉर्नले महोदय ने। हॉर्नले किया है ना, याद कर लेना। उसके बाद श्याम सुंदर दास के शब्दों में बोली से हमारा अभिप्राय क्या है? स्थानीय, है ना, स्थानीय और घरू बोली से है दोस्तों, जो तनिक भी साहित्यक नहीं होती, है ना, बोलने वाले के मुख में ही क्या होती है? रहती है। मतलब जो बोली है इसका क्षेत्र कैसा है? सीमित है। स्थानीय क्षेत्र जो होते हैं उनमें बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। ठीक है। किसके शब्दों में? श्याम सुंदर दास के शब्दों में। नेक्स्ट देखते हैं साहित्यक श्रेष्ठता एवं साहित्यक अभिव्यक्ति माध्यम के कारण कोई बोली भाषा बन जाती है। काय के कारण? जैसे कोई बोली में साहित्य की रचना होने लगी, है ना, तो वो क्या बन जाती? फिर भाषा बन जाती है। ठीक है। ये अपन को याद रखते हैं। जैसे मैथिली बोली है, मैथिली। अब मैथिली बोली के बारे में एक क्वेश्चन है आपसे कि मैथिली बोली का जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है? बता दो जरा। मैथिली बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? फटाक से कमेंट आना चाहिए। फिर उसके बाद विभाषा के बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले तो बोली के बारे में जान लिया कि सर बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है ना। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है, और अगर साहित्य की रचना होने लगती है तो वह बोली भाषा बन जाती है। ठीक है। अब मैथिली के बारे में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बता दो जरा। आपने पहले भी पढ़े होंगे बोली के बारे में, भाषा विभाषा के बारे में पहले पढ़ा होगा। उसके बाद बात आती है विभाषा। जब बोली का क्षेत्र क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है बोली का क्षेत्र। अब यहां पर देखो, मैंने पूछा है कि मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो कई लोग बता रहे हैं मगही, है ना, कई लोग बता रहे हैं बिहारी, और कई लोग बता रहे हैं मागधी, है ना। तो ये अपभ्रंश की बात जो हम आगे चल के आपको बताएंगे, लेकिन याद रख लेना मैथिली का जो विकास हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश से जिन दोस्तों बोलियों का विकास हुआ वो उसकी अपन ने ट्रिक बनाई थी। मगध के बिहारी का, है ना, बंगला उड़ा असमिया में। मगध के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में। तो मगध से मागधी, है ना, बिहारी से बिहारी हिंदी, है ना, बिहारी का बंगला, बंगला से बंगला, उड़िया से उड़िया, और असमिया से असमिया। इन जो उपभाषाएं हैं इनका विकास हुआ कैसे? मागधी अपभ्रंश से, है ना। फिर बिहारी हिंदी उपभाषा से विकास हुआ काय का?
मागधी का। तो मैंने आपसे ये नहीं पूछा था कि किस उपभाषा से हुआ, मैंने ये पूछा था कि किस अपभ्रंश से हुआ, तो आप तुमको लगाना था मागधी। ठीक है, तो यहां पर विभाषा के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाए, अर्थात एक प्रांत या उप प्रांत की बोली बन जाए, है ना, तो वह विभाषा कहलाने लगती है। जैसे देखो यहां पर क्षेत्र बढ़ जाए, जैसे प्रांत है, कोई एक प्रांत में बोली जा रही है, कोई एक उप प्रांत में बोली जा रही है, और दोस्तों इसमें साहित्य भी लिखा जाने लगा है, तो ये जो बोली है वो क्या बन जाती है, विभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है, विभाषा। तो बोली के ऊपर विभाषा। फिर बात आती है मातृभाषा। फिर बात आती है दोस्तों मातृभाषा। अपने परिवार तथा समाज के बीच में रहकर जो भाषा अपन सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मातृभाषा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। मातृभाषा, ये तथ्य याद रख लेना, 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मातृभाषा दिवस मनाते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, क्या बताओगे, 21 फरवरी को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, है ना। और मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 21 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है दोस्तों, एक आता है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा, व्याकरण संबंधित भाषा को ही परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है आपके, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार एग्जामों में आ चुका है कि परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं। तो याद रख लेना है, व्याकरण संबंधित भाषा को क्या कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। और इसे प्रांजल भाषा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रांजल भाषा। तो परिनिष्ठित भाषा, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रांजल भाषा, है ना। क्या है ये व्याकरण संबंधित, है ना, भाषा को क्या कहते हैं हम, परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, प्रांजल भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये परिनिष्ठित भाषा आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा अथवा पूरे राष्ट्र की क्या होती है, संपर्क भाषा, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि अपनी जो राष्ट्रभाषा है, अगर संवैधानिक तौर पर अपन बात करें तो अपने देश की संवैधानिक तौर पर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि पूरे देश की संपर्क की भाषा ही क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में भाषा पूरे राष्ट्र में संपर्क स्थापित करने का कार्य करे उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और पूरे राष्ट्र में सर्वाधिक बोली जाने वाली एवं समझे जाने वाली किसी देश की राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं भावनात्मक चेतना क्या करती है दोस्तों, उद्भाषित करती है। ठीक है, हम बोल देते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, ऐसा बोल देते हैं। आपने सुना भी होगा, लिखा भी पढ़ा होगा, और दोस्तों कई के मुंह से आपने सुना भी होगा कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है क्या, नहीं दिया गया। विभिन्न प्रकार के आंदोलन तो चले हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को नहीं मिला है, राजभाषा का दर्जा मिला है। क्या मिला है, राजभाषा का दर्जा। ठीक है, इसको याद रख लेना है ना। और ये जो परिनिष्ठित भाषा है इसे टकसाली भाषा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, टकसाली भाषा किसे कहा जाता है, तो आपके विकल्प में एक क्वेश्चन होता है, संस्कृत सम्मत भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपन को याद रख लेना। गोपाल जी, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनते जाओ अच्छे से। ठीक है, ये चीज अपन को याद रख लेनी है। टकसाली भाषा क्या होती है, टकसाली भाषा, तो टकसाली भाषा क्या होती है, टकसाली भाषा होती है परिनिष्ठित भाषा। प्रांजल भाषा को ही टकसाली भाषा कहा जाता है, ना कि संस्कृत समृद्ध भाषा को। समझ गए, एक विकल्प में क्वेश्चन आता है कि टकसाली भाषा क्या है, परिनिष्ठित भाषा क्या है, प्रांजल भाषा क्या है। ठीक है, इसको आपको समझना है। उसके बाद राष्ट्रभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा मतलब पूरे देश की संपर्क की भाषा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते हैं, भाषा के दो रूप हैं, एक तो मौखिक रूप है और एक लिखित रूप है। एक है मौखिक रूप और एक है क्या, लिखित रूप। ठीक है, भाषा के हम भाषा बोलते हैं वो मौखिक रूप, हम लिखते हैं कोई भी चीज वो क्या है, लिखित रूप। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, ध्वनि है मौखिक भाषा की, और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, वर्ण है। कोई भी चीज हम जब लिखते हैं तो वर्णों के माध्यम से लिखते हैं।
ठीक है। और कोई भी चीज हम बोलते हैं तो ध्वनि के माध्यम से क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो अपन को याद रख लेना है, मैंने अभी पहले भी आपको बताया है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, ध्वनि। लिखित इकाई कौन सी है, वर्ण। वर्ण अपन को याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद यहां पर आता है हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ। अब अगर मैं किसी एक से क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग बता पाओगे क्या? जैसे यहां पर तृप्ति विश्वकर्मा जी, प्रियंका महतो जी, संगीत सीनू जी, इन लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, है ना। सभी लोग बता देना, सबसे पहले आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया? जिन लोगों से पूछा है वो ही बस बताएंगे, है ना। सबसे पहले आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया है? बता दो जरा, सबसे पहले आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया है? फटाक से बता देना, जल्दी से बताओ। सबसे पहले आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया है? बताना है, जल्दी से बताइए। सबसे पहले आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया? बताओ। तो मैंने ऊपर भी आपको बताया कि सर 1880 में किया है, और 1880 में किसने किया है? हॉर्नले महोदय ने किया है। देखो अर्जुन जी ग्रियर्सन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। पढ़ाने के बाद अगर ग्रियर्सन बताओगे तो क्या होगा? सबसे पहले आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया किसने 1880 में? हॉर्नले महोदय ने। हॉर्नले याद रख लेना, ठीक है। और बहुत ही शानदार उत्तर बताया है। भारत में भाषा का विकास आर्यों के आगमन से माना जाता है दोस्तों, है ना। ये अपन को याद रख लेना। और आर्यों के आगमन से जिस भाषा का विकास हुआ है, आर्यों के आगमन से जिस भाषा का विकास माना जाता है ना, उसका नाम क्या है? संस्कृत। और आर्य भारत में मध्य एशिया से सिंधु द्वार भारत के पंजाब प्रांत में बसे। संस्कृत से जो भी भाषा का विकास हुआ उन्हें हम भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया। यहां पर एक चीज याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए, है ना, क्या भारत में भाषा का विकास कैसे हुआ? भारत में भाषा का विकास कैसे हुआ? तो अपन को याद करना है कि सर भारत में भाषा का विकास हुआ, लेकिन कैसे हुआ? आर्यों के आगमन से हुआ। और आर्यों के आगमन से जिस भाषा का विकास हुआ उसका नाम क्या है? संस्कृत। और संस्कृत से ही हमें हमारी जितनी भी भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका विकास हुआ, ठीक है। कैसे? संस्कृत से, ठीक है, समझ गए। और संस्कृत से जिन भारतीय भाषाओं का विकास हुआ उनको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? क्वेश्चन आएगा, भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? क्या बताओगे कि सर भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? नंबर 1 प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। ये 3 भागों में बांटा गया भारतीय आर्य भाषा को, ठीक है। अब भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में जो बांटा गया है, इस चीज को अपन को पढ़ना है कि वो 3 जो भागों में बांटा गया वो 3 भाग कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? 3 देखो, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। ये 3 तो आपने पढ़ लिए। थोड़ी सी इसको अपन जूम करते हैं। यहां पर आपको देखना है, यहां पर देखो ये क्या है? सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा कौन कौन सी है? प्राचीन आर्य भाषा में 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। ये क्या है? अपन को याद रख लेना, प्राचीन आर्य भाषा का समय है। कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब प्राचीन आर्य भाषा को भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। काय को? प्राचीन आर्य भाषा को, ठीक है। प्राचीन आर्य भाषा कौन कौन सी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये 2 भागों में बांटा गया। काय को? प्राचीन आर्य भाषा को। अब वैदिक संस्कृत का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। अच्छे से पढ़ना, बीच बीच में हम नाम लेके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत का जो काल है वो क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लौकिक संस्कृत। इसका काल क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 500
ईसा पूर्व। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि सर भारत में जो भाषाओं का विकास हुआ वो आर्यों के आगमन से हुआ, और आर्यों के आगमन से जिस भाषा का विकास हुआ उसका नाम संस्कृत है, और संस्कृत से जिन भाषाओं का विकास हुआ उन्हें हम भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। और भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। अब प्राचीन आर्य भाषा को भी 2 भागों में बांटा गया। एक तो वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये क्या है? लौकिक संस्कृत। आपने वेद पढ़े होंगे, इतना तो आपने पढ़ा होगा, आगे नहीं पढ़ा होगा, उसके अंदर का नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इतना आपने पढ़ा है वेदों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या कितनी है ना? तो वेदों की संख्या 4 मानी जाती है। तो वेदों की रचना काय में हुई है? इसी वैदिक संस्कृत में हुई है ना? फिर दोस्तों संस्कृत के ग्रंथ आपने देखे होंगे, है ना? कालिदास के विभिन्न प्रकार के ग्रंथ और कई ग्रंथ हैं, तो उन ग्रंथों की रचना काय में हुई है? लौकिक संस्कृत में हुई है। तो लौकिक संस्कृत में रचना हुई काय की? ग्रंथों की। और वैदिक संस्कृत में जो रचना हुई काय की हुई? वेदों की रचना हुई। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद अपन आते हैं पाली, यानी कि दोस्तों मध्यकालीन आर्य भाषा। ये मध्यकालीन आर्य भाषा को अपन यहां पर देखते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा की अगर अपन बात करेंगे दोस्तों, है ना, तो मध्यकालीन आर्य भाषा इस प्रकार से अपन देखेंगे। मध्यकालीन आर्य भाषा से अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पाली का विकास किससे हुआ, क्या बताओगे? है ना, पाली किस आर्य भाषा के अंतर्गत आती है? तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। मध्यकालीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? जरा बता दो, हम भी देख लें। आपने कितना पढ़ा है पहले? सबका कमेंट आना चाहिए। मध्यकालीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? बताओ जल्दी से, मध्यकालीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? प्राचीन आर्य भाषा तो आपने पढ़ लिया कि सर 2 भागों में बांटा गया, लेकिन मध्यकालीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? बताओ जल्दी से, कितने भागों में बांटा गया मध्यकालीन आर्य भाषा को? क्या बताओगे? क्या बताओगे? भारती जी बता रहे हैं 6, 4, है ना, कुछ लोग 3 बता रहे हैं, कुछ लोग 2 बता रहे हैं, कुछ लोग 4 बता रहे हैं, है ना, क्योंकि 4 दिख रहे हैं ना स्क्रीनशॉट पे, इसलिए 4, कुछ लोग 5 बता रहे हैं। इस चीज को सॉल्व कीजिए, है ना। अब यहां पर याद रख लेना है, मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? अब यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, प्राचीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया, मध्यकालीन आर्य भाषा को कितने में बांटा गया? तो आप क्या बताओगे कि सर मध्यकालीन आर्य भाषा को बांटा गया 3 भागों में। अब आप बोलोगे कि सर स्क्रीन पर तो हमें 4 दिख रहे हैं, आप 3 क्यों बोल रहे हो? तो अपन को याद करना है कि सर मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया, जिनमें पाली, जिनमें प्राकृत और जिनमें अपभ्रंश, ये 3 भागों में बांटा गया। अपन को याद रख लेना है, ये 3 भागों में बांटा गया मध्यकालीन आर्य भाषा को, ठीक है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। बाकी यहां पर एक नीचे अवहट्ट दिया, अवहट्ट, ये याद रख लेना, ये अपभ्रंश का एक रूप है, अवहट्ट। ये अपभ्रंश का एक रूप है, अवहट्ट। यहां पर आपको दे दिया गया, इसलिए दे दिया गया क्योंकि अपभ्रंश के इसी अवहट्ट रूप से हिंदी का विकास हुआ है। काय का विकास हुआ? हिंदी का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो अपन को याद रख लेना है, सभी लोग याद रख, हिंदी का विकास कैसे, किससे हुआ? तो वैसे तो अगर आपके विकल्प में अपभ्रंश है तो आप अपभ्रंश लगा देना, अगर विकल्प में अवहट्ट है तो अवहट्ट लगाना, क्योंकि अवहट्ट जो है अपभ्रंश का उत्तरी रूप है और इसी उत्तरी रूप से अपनी हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। तो पाली का समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, ठीक है। एक काय का समय है? पाली का समय है, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे। पाली दोस्तों, इसमें बौद्ध साहित्य लिखा गया है ना। और एक क्वेश्चन है आप लोगों से, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? फटाक से बताना। फिर उसके बाद आती है प्राकृत। प्राकृत का जो समय है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, ये प्राकृत का समय है।
1 ईस्वी, अब यहां पर ईस्वी चालू हो गई, अभी ईसा पूर्व था, यहां पर ईसा पूर्व, अब ईस्वी चालू हो गई। 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक ये प्राकृत का समय है, ये अपन को याद रख लेना। और प्राकृत में जैन ग्रंथ लिखे गए, काय में लिखे गए? प्राकृत में जैन साहित्य लिखा गया, जैन ग्रंथ लिखे गए, है ना, ये अपन को याद रख लेना। और भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो आपने बताया पाली, बहुत बढ़िया। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, जल्दी से बताओ फटाक से। उसके बाद अपभ्रंश, तो अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ठीक है। फिर अवहट्ट की बात करें तो 900 से 1100 ईस्वी ये अवहट्ट का समय है। तो आपने देखा कि सर जो आर्य भाषाएं हैं, भारतीय आर्य भाषाएं, इनको 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया, है ना, एक तो वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया, एक पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये 3 भागों में बांटा गया, है ना, मध्यकालीन आर्य भाषा को। और बात करें आधुनिक आर्य भाषा की, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बताया है कि सर प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को, जिन्होंने हेमचंद्र शब्दानुशासन ग्रंथ लिखा था। कौन सा? शब्दानुशासन, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद आता है दोस्तों आधुनिक आर्य आधुनिक आर्य भाषा आता है। तीसरा जो रूप है वो आधुनिक आर्य भाषा है। और आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आती है कौन सी? हिंदी। और हिंदी 1000 ईस्वी से आज तक इसका समय माना जाता है हिंदी। तो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि सर जो आर्य भाषा का, जो भारत में जो आर्य भाषा का विकास हुआ है वो आर्यों के आगमन से हुआ। आर्यों के आगमन से जिस भाषा का विकास हुआ उसका नाम है संस्कृत। और संस्कृत से भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ, जिनको हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 रूपों में देखते हैं। एक प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत अगर बात करें तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती है। और तीसरी आती है आधुनिक आर्य भाषा, जिसके अंतर्गत आती है कौन सी? हिंदी, है ना। अब यहां से अपन हिंदी को स्टार्ट करेंगे। अपन ने अभी तक भाषा के बारे में जाना कि भाषा क्या है, भाषा का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, भाषा किस धातु से बनी है ना, भाषा के बारे में जाना, भाषा का विकास कैसे हुआ और हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इस चीज को अब अपन को पढ़ना है। सभी लोग तैयार हैं? इतनी चीज आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद आपको। उसके बाद यहां पर आते हैं, सबसे पहले अपन प्राचीन आर्य भाषा के बारे में जानेंगे। प्राचीन आर्य भाषा, ठीक है। तो प्राचीन आर्य भाषा की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है संस्कृत का। संस्कृत में दोस्तों वैदिक संस्कृत में वेद, 4 वेद, 18 पुराण, है ना, ये अपन को याद कर लेना, और 6 वेदांग, ठीक है। 4 वेद, 18 पुराण, 6 वेदांग, है ना। और उपनिषद 108 उपनिषद, इनकी रचना हुई है, अपन को याद रख लेना, काय में? वैदिक संस्कृत में, ठीक है। फिर वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान अपन को याद रख लेना। फिर लौकिक संस्कृत में ग्रंथों की रचना की गई। संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है दोस्तों, और सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। किससे? संस्कृत को। अब आपसे क्रम पूछा जाता है कि क्रम से लगाइए, सबसे पहले किस भाषा, कौन सी भाषा आई? संस्कृत। फिर कौन सी आई? पाली। फिर कौन सी आई? प्राकृत। प्राकृत के बाद कौन सी आई? अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद कौन सी आई? हिंदी। तो ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी, ठीक है। उसके बाद आता है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। याद रख लेना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है? पाली। पाली याद रखोगे, ठीक है। पाली संस्कृत की अपभ्रंश कही जाती है। अपभ्रंश मतलब होती है दोस्तों बिगड़ा हुआ रूप है। पाली, है ना, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? पाली। मतलब पाली क्या हो गई? संस्कृत की अपभ्रंश हो गई, यानी बिगड़ी हुई हो गई, ठीक है। पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश काय में मिलते? पाली भाषा में, ठीक है। और पाली भाषा को प्रथम देश भाषा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पाली, है ना। और पाली का अर्थ क्या होता है? ग्रामीण भाषा। पाली का अर्थ क्या होता है? ग्रामीण भाषा। पाली भाषा को प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है,
ठीक है। बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए, ठीक है। बुद्ध साहित्य जो रचा गया वो किस भाषा में रचा गया? पाली भाषा में रचा गया, ठीक है। याद रखोगे सभी लोग। अब कोई बताएगा पाली का समय क्या माना जाता है? बता दो जरा, पाली का समय कब से कब तक माना जाता है? अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है, बताओ फटाक से बताना। उसके बाद अपन को प्राकृत के बारे में पढ़ना है कि प्राकृत को पाली का अपभ्रंश कहा जाता है, मतलब पाली का बिगड़ा हुआ रूप प्राकृत, ठीक है। प्राकृत भाषा में जैन उपदेश तथा जैन ग्रंथ लिखे गए दोस्तों, जैन उपदेश जैन ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। और प्राकृत भाषा को गांव की भाषा या आम जन की भाषा कहा जाता है। अब बताओ पाली का समय क्या है? पाली का समय बता दो जरा, पाली का समय बताना है आपको, कौन बता पाएगा? 500 ईसवी पूर्व नहीं, ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईसवी तक माना जाता है समय का पाली का प्रथम देश भाषा है ना। फिर पाली का बिगड़ा हुआ रूप कौन सी है? प्राकृत, है ना। तो पाली का अपभ्रंश कौन सी हुई? प्राकृत, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा किस भाषा को गांव की भाषा या आम जन की भाषा कहा जाता है? क्या बताओगे? किस भाषा को गांव की भाषा या आम जन की भाषा कहा जाता है? क्या बताओगे? क्या बताओगे? प्राकृत। जैन उपदेश या जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत में, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो ये है दोस्तों कि राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को क्या कहा है? कठोर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर किसने कहा है? प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर किसने कहा है? तो अपन को याद रख लेना है कि सर प्राकृत मीठी लगी, किसे मीठी लगी? राजशेखर को। राजशेखर को प्राकृत मीठी लगी तो उन्होंने कह दिया कि सर प्राकृत तो मीठी है तो संस्कृत कैसी है? कठोर, है ना। तो अपन को याद रख लेना 8वीं शताब्दी में बागपति राज ने प्राकृत महाकाव्य गौड़ बहो में दोस्तों गौड़ बहाव में क्या? इसे जनभाषा, प्राकृत को जनभाषा कहा गया। तो ये गौड़ बहो ग्रंथ याद रख लेना। गौड़ बहो के रचनाकार कौन है? पूछा जाएगा गौड़ बहो के रचनाकार कौन है? क्या बताओगे? बागपति, बागपति गौड़ बहो। बहो कौन बहो? बोले बागपति। बागपति बहो, कहां बहो? नदी में बहो, है ना। नदी में कोई अगर बह जाता अपन वो बहो, है ना। तो बहो अपन को याद, गौड़ बहो। कौन बहो? बागपति राज बहो। तो बागपति राज का प्राकृत का एक महाकाव्य जिसका नाम क्या है? गौड़ बहो। क्वेश्चन आएगा गौड़ बहो के रचनाकार कौन है? बागपति राज, है ना। प्राकृत को मीठी, संस्कृत को कठोर किसने कहा? लिख लेना ये क्वेश्चन अगर लिख रहे हो, इंपॉर्टेंट है। राजशेखर। मुझे बार बार ये चीज ना बोलने पड़े कि लिख लो, मैं जिस चीज के लिए इंपॉर्टेंट बताऊं उसको लिख के ही लेना, ठीक है। उसके बाद प्रकृतः संस्कृतिम तत्र भवम तत् आगतम वा प्राकृतम, ये हेमचंद्र ने कहा था और हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इन्होंने हेमचंद्र शब्दानुशासन नाम से एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों। किसने किसने लिखा था? हेमचंद्र ने। एक क्वेश्चन है आपसे, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पूछा है मैंने आपसे, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? बता दो जरा। प्राकृत का पाणिनि तो आपको पता चल गया, हेमचंद्र को कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया है हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? बताओ जल्दी से, हिंदी का पाणिनि। और प्राकृत की तृतीय अवस्था को अपभ्रंश या फिर दोस्तों क्या कहा जाता है? अभट्ट कहा जाता है। इसको याद कर लेना। उसके बाद प्राकृत के कुछ महाकाव्य हैं जिनको अपन को पढ़ना है, ये महाकाव्य हैं। एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, बताओ हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? मोनिका जी बता रही कामता प्रसाद, है ना। बताओ जल्दी से, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? अब यहां पर दो चीजें कंफ्यूज करने वाली हैं। एक क्वेश्चन है हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, दूसरा क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको पकड़ना। हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी को। अब देखो किशोरी लाल गोस्वामी बता रहे हैं कई लोग, है ना। अपन को याद रख लेना हिंदी का पाणिनि वाजपेयी, वाजपेयी याद कर लेना। हिंदी का पाणिनि किसे? किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को।
अब यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। अब आप लोगों के ऑप्शन में अगर किशोरीदास वाजपेयी ना मिले तो ये नहीं कहना कि सर ने तो किशोरीदास वाजपेयी बताया था, ये प्रश्न तो गलत है। कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है और ऑप्शन में अगर कामता प्रसाद हो, किशोरीदास वाजपेयी ना हो, तो कामता प्रसाद लगा देना, समझ गए। और अगर पूछा जाए हिंदी व्याकरण का पाणिनि, तो हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को ही कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों जो आपको कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, दोनों क्वेश्चन लिख लेना, हिंदी का पाणिनि और हिंदी व्याकरण का पाणिनि, है ना। और क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया, अगर आए तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेतुबंध। ये प्राकृत के कुछ महाकाव्य हैं। सेतुबंध ये रचना किसकी है? प्रवर सेन की है। प्रवर सेन याद कर लेना। सेतुबंध की रचनाकार कौन है? प्रवर। प्रवर अपन को याद रख लेना। बोले सर जो सेतु बांध है ना बहुत प्रवर है। कैसा है? प्रवर, बहुत प्रवर है सेतु बांध। सेतु बांध का नाम सुना होगा, कैसा है? प्रवर है। तो सेतु बंध के रचनाकार भी कौन हो जाएंगे? प्रवर सेन। ठीक है, गौड़ बहो। बहो कौन बहो? बोले बागपति राज बहो। धार धार बहो कौन? बागपति राज। तो गौड़ बहो के रचनाकार कौन है? बागपति राज। ये चीज आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, बड़ी मुश्किल में, और कोई कोचिंग वाला भी ये आपको नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि जब यहां से क्वेश्चन आता है ना तो 4-5% स्टूडेंट ही इसको कर पाते हैं, है ना। तो अपन को याद रख लेना, जिस हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं बहुत ही गहराई से, है ना। गौड़ बहो बागपति राज। कुमारपाल चरित की रचनाकार कौन है? हेमचंद्र। ये कुमारपाल चरित पहले पूछी गई है रचना। कुमारपाल चरित की रचनाकार कुमारपाल चरित। तो कुमारपाल अपन को याद रख लेना, हेमचंद्र। बोले कुमार को पाल, बोले कहां पाल? हेमचंद्र को अपन क्या कहते हैं? होमचंद्र। होमचंद्र कहते हैं इन्हें, होमचंद्र। इन्हें होम लगा देना, होम। तो कुमार को पाल, बोले कहां पाल? बोले होम। होम मतलब घर पर पाल, किसको? कुमार को। तो कुमारपाल चरित होमचंद्र की रचना है या हेमचंद्र की रचना है। गौड़ बहो बागपतिराज, सेतुबंध, प्रवर सेन। लीलावह। लीलावह किसकी रचना है? तो लीलावह कोतूहल। अब एक चीज बताना, अगर कोई लीला होती, अपन कहते हैं भगवान लीला करते हैं, अगर कोई लीला होगी तो कोतूहल होगा कि नहीं होगा? बोले सर कोई लीला होगी तो कोतूहल होगा। तो लीलावह के रचनाकार कौन है? कोतूहल। कोतूहल याद कर लेना। पयो में चरिए ये रचना किसकी? बिमल सूरी। अब ये यहां पर भी एक कंफ्यूज वाली दोस्तों रचना आती है। एक आती है पयो में चरियू, यहां पर या है, इसको अच्छे से देखना, या है। अगर या की जगह ऊ होता तो ये जो उत्तर है ना ये आपका बदल जाता। ये पयो में चरिए है मतलब बिमल सूरी की रचना है, और पयो में चरियू अगर होती तो यही रचना किसकी हो जाती? फिर बताओ, बताओ जरा। ये पयो में चरी है मतलब बिमल सूरी की रचना, और पयो में चरियू होता तो किसकी रचना हो जाती? किसकी रचना हो जाती? बता दो जरा हमें भी। तो आपका उत्तर है कि सर पयो में चरिए मतलब लास्ट में अगर या है तो बिमल सूरी, और लास्ट में अगर ऊ होता ऊ तो ये रचना स्वयंभू की हो जाती। किसकी हो जाती? स्वयंभू की। याद रख लेना, कई बार पूछी जाती है पयो में चरियू, कई बार पूछी जाती है पयो में चरिए, तो दोनों में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। पयो में चरिए जो रचना है ये बिमल सूरी की है, और पयो में चरियू अगर ऊ हो जाता तो ये स्वयंभू की रचना हो जाती, है ना। तो अपन को याद करना है इसको, पयो में चरिए बिमल सूरी लिख लेना। ये अगर लिख रहे हो तो पयो वहीं पर लिखो, पयो में चरिए बिमल सूरी, पयो में चरियू, चरियू ऊ लगा के बस लिख दो स्वयंभू, दोनों रचना। ठीक है, फिर आता है स्वर सुंदरी चरिए। स्वर सुंदरी अपन को याद रख लेना। बोले सर स्वर सुंदरी जो है वो तो धनेश्वर है, धनेश्वर है स्वर सुंदरी। भाई स्वर सुंदरी जो है उसके पास धन होगा कि नहीं होगा? बोले सर धन क्या, बहुत धन होगा, इसलिए क्या है? धनेश्वर। धनेश्वर है ये स्वर सुंदरी। तो स्वर सुंदरी चरिए रचना किसकी है? धनेश्वर सूरी की है। ठीक है, फिर वासुदेव हिंडी। वासुदेव हिंडी ये संघदा रागड़ी की रचना, संघदा। बोले वासुदेव हमारे संघदा हैं, संघ हैं, संघदा, है ना वासुदेव। तो ये वासुदेव हिंदी रचना है संघदा। अपभ्रंश को बिगड़ी हुई भाषा कहा जाता है। ये रचनाएं हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये रचनाएं कई बार पूछी जाती हैं। सेतुबंध की रचनाकार कौन है? प्रवर सेन। गौड़ बहू किसकी रचना है? बागपति राज की रचना है। कुमारपाल चरित की रचनाकार कौन है? होमचंद्र है, हेमचंद्र, है ना। लीलाबाई किसकी रचना है? कोतूहल की रचना है। पयो में चरिए किसकी रचना है? तो बिमल सूरी। और पयो में चरियू किसकी रचना है? स्वयंभू। ठीक है, और सुंदर सुंदरी चरियू ये धनेश्वर सूरी, है ना। याद कर लेना। वासुदेव हिंडी ये संगदा रागड़ी की, ये कुछ प्राकृत की रचनाएं थी
जिनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो ये अपनी हिंदी भाषा की पहली क्लास थी दोस्तों, जिसको अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। अगर ये क्लास आपने बहुत अच्छे से देख ली है तो आपके मान के चलो कि 1 से 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। आज ही हम पक्के कर दे रहे हैं आपके 1 से 2 नंबर, 1 से 2 प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, जितना वीडियो आपने देखा है ना। तो 1 से 2 नंबर अच्छे से पढ़ लिया तो आपके पक्के, समझ गए। ठीक है, अब अपन 6:30 वाली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसको तो हम जब चाहे आपका कवर करवा सकते हैं, 10 दिन में भी आपका ये 20 दिन में कवर करवा सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी थोड़ा नया मैटर है, उसको मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं कि एनसीईआरटी, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास तो आपने पहले भी पढ़ा है, एनसीईआरटी आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी नया है ना। इसलिए उस पर थोड़ा सा ज्यादा जोर दे रहे हैं, एनसीईआरटी जहां तक हो जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए। ठीक है, इसके लिए अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली क्लास में अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी जिनको पढ़ना है पढ़ सकते हैं सभी लोग। ठीक है, बाकी अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है एमपी टेट वालों के लिए एनसीईआरटी की क्लास 6:30 बजे। तो क्लास का टाइम आपको पता हो गया, सुबह 9 बजे एनसीईआरटी, दोपहर 2 बजे एनसीईआरटी, शाम को 5 बजे हिंदी साहित्य का इतिहास, शाम को 6:30 बजे फिर एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे थोड़ा सा ज्यादा जोर है, इसलिए कि ये ज्यादा जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। बड़ा मैटर भी है, नया है और सबके लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। एनसीईआरटी समझ में कम आ रहा है, समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। जब आप इसके पूरा क्वेश्चन पूरे कवर करोगे ना तो ये चीजें सारी समझ में आएंगी। अभी आपने एक वीडियो देखा, बोला सर समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता, है ना। जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पूरे क्वेश्चन आप पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर अब मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो धैर्य बना के रखना है, संयम बना के रखना है। नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बेई बनाना है, जो चीजें हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। फिर अपन मिलते हैं। और जो एक क्लासों का मेंशन है, 1 सप्ताह के अंदर ही क्लासों की मेंशन ऐप में किया जाएगा, है ना। 1 सप्ताह में क्लासों का, क्योंकि वो तुरंत डाउनलोड नहीं होती, तुरंत अपलोड नहीं होती यूट्यूब पर, समझ गए। तो वो डाउनलोड नहीं होती, इसलिए नहीं तो तुरंत डाल देते, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, है ना। इसलिए थोड़ी बाद में डलेंगी वो ऐप में। और ऐप में आपकी जो इकाई, जिस इकाई से अंतर्गत आती है, उसी इकाई में ये सारी चीजें डलेंगी। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपन 6:30